सो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन से। गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम लोग जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम सेल्स फोर्स की एडमिन ट्रेनिंग करने वाले हैं। एंड एडमिन ट्रेनिंग स्टार्ट करेंगे हम, जिसमें बहुत सारे इंफॉर्मेशन है कि सेल्स फोर्स क्या है, सेल्स फोर्स में क्या चीजें होती हैं, कैसे हम आगे कर सकते हैं, फ्यूचर में कैसे हमारे लिए हेल्पफुल है। एंड बहुत सारी ऐसी इंफॉर्मेशन है जो हम लोग हमेशा से ढूंढते हैं एंड वो हम आज जाके। सेल्स फोर्स एडमिन ट्रेनिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताऊंगी सेल्स फोर्स क्या है, वो टूल क्या है, उस टेक्नोलॉजी में क्या होता है, उन सब चीजों के बारे में। मैं अपनी स्क्रीन शेयर करती हूँ एंड लेट स्टार्ट। सो हम स्टार्ट करते हैं। द फर्स्ट टॉपिक इज इंट्रोडक्शन टू सेल्स फोर्स एंड इट्स इकोसिस्टम। तो सेल्स फोर्स और उसका इकोसिस्टम क्या है और उसके बारे में हम जानेंगे कि सेल्स फोर्स हम हमेशा सुनते हैं, बट वो एक्चुअल में क्या है एंड किस तरीके से वो यूटिलाइज होता है, क्या हम काम कर सकते हैं। तो सेल्स फोर्स बेसिकली एक कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है जो कि क्लाउड बेस्ड है। क्लाउड बेस्ड जब हम हमेशा सुनते हैं कि सब कुछ आजकल क्लाउड पे अवेलेबल है, जैसे कि गूगल ड्राइव है, माइक्रोसॉफ्ट हम यूज करते हैं, तो मोस्टली चीजें हमारे पास क्लाउड पे अवेलेबल होती है। तो सीआरएम एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो जनरली कस्टमर रिलेशनशिप मैनेज करता है हमारी। वो भी अलग अलग बिजनेसेस में, जैसे कि रिटेल का बिजनेस होता है, अलग जिस तरीके का बिजनेस होता है, हर बिजनेस को एक सीआरएम टूल की जरूरत होती है। तो ये क्लाउड बेस्ड है जिसमें आप कहीं भी रहकर, किसी भी जगह पर रहकर आप काम कर सकते हैं। एंड उसके लिए आपको किसी एक पर्टिकुलर डेस्कटॉप की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, आपको सिर्फ रिक्वायरमेंट होगी तो आपके सिस्टम की। मतलब आपके पास लैपटॉप होना चाहिए एंड आप लॉग इन करके आप उसको यूटिलाइज कर सकते हैं और आप काम अपना स्टार्ट कर सकते हैं। आपको एक पर्टिकुलर सिस्टम की जरूरत नहीं होगी कि एक एक ऐसा सिस्टम होना चाहिए जो ऑफिस का ही है, उसके अलावा आप कहीं पे काम नहीं कर सकते। एंड आप कहीं से भी कर सकते हो सिंस इट इज ऑन क्लाउड, क्लाउड पर है इसलिए। एंड इसके अलावा बहुत सारे बिजनेसेस ऐसे हैं, जब हम आगे बात करेंगे तो हम समझ पाएंगे कि किस तरीके से बिजनेसेस में ये यूटिलाइज होता है एंड किस तरीके से ये यूटिलाइज हो रहा है बिजनेस में। तो अब आगे चलते हैं एंड थोड़ा सा और समझते हैं सेल्स फोर्स के बारे में। सो तो सेल्स फोर्स का जो ओवरव्यू अब हम बात करेंगे, तो अगर मैं हिस्ट्री की बात करूं सेल्स फोर्स की, तो सेल्स फोर्स जब शुरू हुआ था वो 1999, मतलब 1999 में मार्क बेनियोफ जो उनके सीईओ हैं, उन्होंने पार्कर हैरिस के साथ मिलकर इसकी शुरुआत की थी। एंड जब वो पहली बार लॉन्च हुआ था तो वो भी एक सीआरएम सॉफ्टवेयर की तरह ही आया था मार्केट में। तो ऐसा नहीं है कि पहले कुछ और था और आज कुछ और है। तो तो सीआरएम सॉफ्टवेयर ही एक आया था, जो मार्क बेनियोफ और पार्कर हैरिस लेकर आए थे, और उसी को वाइडली कस्टमर्स के साथ शेयर किया गया एंड आज हम लोग उसकी डेवलपमेंट करते हैं। तो जैसे कि मैं सेल्स फोर्स डेवलपर हूँ तो मैं डेवलपमेंट करती हूँ उसके बैकएंड में। तो वो हम समझेंगे कि किस तरीके से सेल्स फोर्स में बैकएंड में डेवलपमेंट होती है, क्या है सेल्स फोर्स। तो नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं कि सेल्स फोर्स एक्चुअल में है क्या। तो सेल्स फोर्स, अभी हमने बात करी कि सेल्स फोर्स की क्लाउड बेस्ड है, सीआरएम प्लेटफॉर्म है, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेज करता है। जितने भी बिजनेसेस होते हैं वो अपना डेटा मैनेज कर पाते हैं, कस्टमर से इंटरैक्ट कर पाते हैं। मैं एक एग्जांपल के लिए बताती हूँ। तो एक एग्जांपल के लिए, अगर आप फ्लिपकार्ट का भी यूज करते हैं, फ्लिपकार्ट एक बहुत ही जाना माना एक प्लेटफॉर्म है जहां से हम बहुत ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं। तो जब हम ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो हम क्या देखते हैं कि ऑनलाइन शॉपिंग के टाइम पर हम एक वेबसाइट पर जाते हैं, हम वहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस देखते हैं, जो भी हमें परचेज करना होता है, खरीदना होता है, वो हम ढूंढते हैं। और सबकी अपनी कैटेगरीज डिवाइड होती है। जब कैटेगरीज डिवाइड होती है तो हम अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग सामान देखते हैं और उसको फिर अपने कार्ट में डाल देते हैं।
बट कभी कभी ऐसा भी होता है कि कार्ट में डालने के बाद हम परचेज करते हैं। परचेज करने के बाद कभी ऐसा भी होता है कि हमें रिफंड करना पड़ता है, रिटर्न करना पड़ता है, कुछ वो ऑर्डर नहीं सही होता है, या फिर हमें डिलीवरी ट्रैक करनी पड़ती है। तो ऐसी बहुत सारी फैसिलिटीज जो है जो हम फ्लिपकार्ट से कर पाते हैं, सिर्फ एक सिंगल स्क्रीन जिसे कह सकते हैं हम, वेबसाइट कह लो, या फिर उसके एप्लीकेशंस भी अवेलेबल है। तो इस तरीके की जब चीजें आती हैं हमारे पास, तो हम क्या करते हैं, तो हम ये सब यूज करते हैं। बट ये सब क्या आपने सोचा है कि बैकएंड में किस तरीके से इसमें काम होता होगा? क्या जब हम एक टिकट रेस करते हैं, मतलब रिटर्न डालते हैं या रिफंड डालते हैं, तो उसका बैकएंड में कोई एक प्रोसेस होता होगा? या फिर जब हम उसके लिए बोलते हैं कि हमें साइज चेंज करके एक दूसरा वापस दे दो, तो उसके लिए का एक अलग प्रोसेस होगा? तो क्या बैकएंड में कोई है जो इसको किसी ने बनाया होगा, या कोई इसके लिए काम कर रहा होगा? और अगर आप सेम चीज को दूसरे किसी प्लेटफॉर्म से कंपेयर करने लग जाओ, जैसे अगर आपको मैं कहूँ कि फ्लिपकार्ट को आप Amazon से कंपेयर कर लो, या फिर आप फ्लिपकार्ट को किसी और किसी मिंत्रा से कंपेयर कर लो, तो आप देखोगे कि सबकी फैसिलिटीज और सबके प्रोसीजर अलग अलग हैं। तो इसी तरीके से हर एक बिजनेस के अकॉर्डिंग सेल्सफोर्स प्लेटफॉर्म को बनाया जाता है, और हर बिजनेस के अकॉर्डिंग उनके प्रोसेसेस का अलग तरीके से उनको इम्प्लीमेंट किया जाता है, मतलब उसको इस तरीके से डेवलप किया जाता है सॉफ्टवेयर को। तो इसी के बारे में हम जानेंगे और ज्यादा कि सेल्सफोर्स को किस तरीके से डेवलप किया जाता है। अभी हम समझ रहे हैं कि सेल्सफोर्स एक्चुअल में क्या है। तो ये जो सॉफ्टवेयर है, इसके पीछे जितना भी डेटा होगा, वो सब एक प्लेटफॉर्म होगा जिसमें इसको मेंटेन किया जा रहा है, वही वही सेल्सफोर्स है। तो अगर मैं एक एग्जांपल के लिए लूं कि फ्लिपकार्ट अगर सेल्सफोर्स यूज कर रहा है बैकएंड में, तो उनके पास आपकी भी डिटेल है कि आपने कौन सा प्रोडक्ट खरीदा था, कौन सी डेट को खरीदा था, सारी इंफॉर्मेशन है जो आप भी देख पा रहे हो, और इंटरनली अगर कोई कस्टमर केयर से कोई पर्सन है वो भी देख पा रहा है। और अगर मैं बात कहूँ किसी वेंडर की, जैसे आपने कोई सामान खरीदा, वो भी किसी वेंडर से आपको कनेक्ट कर रहा है, तो वो वेंडर भी देख पा रहा है आपकी इन्फॉर्मेशन कि आपने कौन सा प्रोडक्ट सिलेक्ट किया है, कौन सा उसका वेरिएंट है, मतलब कौन सा कलर था, कौन सा साइज था, एंड आपने उसको खरीदा है। तो जब आपने उसको खरीदा है, तो उसके पास सारी इन्फॉर्मेशन आपकी जा रही है जिससे वो आपको डिलीवर करा सके। तो ये सारी चीजें जो बैकएंड में मेंटेन होती है, ये सब एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि सेल्स फोर्स जो है, ये सब मैनेज करने में हेल्प करता है। तो ये चीजें डेवलप करते हैं हम एज अ सेल्फ डेवलपर, एंड यूज करते हैं जो यूज करने वाले जो फ्लिपकार्ट में काम कर रहे हैं। तो इस तरीके से सेल्स फोर्स काम करता है। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले, तो हम ये समझते हैं कि सेल्स फोर्स क्यों चूज करे कोई, मतलब मार्केट में अगर सेल्स फोर्स को यूज करना है तो सेल्स फोर्स क्यों यूज करेगा ये? तो अगर मैं आपको एक बहुत बेसिकली बात करूं, तो पहले क्या होता था कि हम लोग एक्सेल पे ये सारे डेटा रखते थे, राइट? एक्सेल में फॉर्मूलेज भी होते हैं, एक्सेल में हम चार्ट्स भी बना सकते हैं, बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। पर एक पॉइंट पे ये समझ में आया कि इससे अगर हम सिर्फ एक्सेल यूज कर रहे हैं, तो एक्सेल अगर मैंने एक लैपटॉप में रखा और उसको मैंने सेव कर दिया, और मैं चली गई कहीं पर और मुझे वहां पे अगर कोई चीज यूटिलाइज करनी है, तो मैं एक्सेल तो मेरा घर पे लैपटॉप में है, तो मैं उसको यूज नहीं कर पाऊंगी। उसके भी अलावा अगर मुझे कोई चीज ट्रैक करनी है, तो मुझे एक्सेल में डेटा एंट्री करनी पड़ेगी, क्योंकि वो ह्यूमन एंट्री कर रहा है और बहुत सारी एंट्रीज होंगी, तो वहां पे गलती भी हो सकती है। एंड उसके भी अलावा बहुत सारे पॉइंटर्स ऐसे निकल कर आए जिसमें हमें समझ में आया कि सेल्सफोर्स कितने अच्छे तरीके से हमारी सारी चीजों को मैनेज कर सकते। कैसे? जैसा कि यहाँ पे स्क्रीन पे भी आप देख पा रहे हैं कि हम लोग जैसा कि आप स्क्रीन पे भी देख पा रहे हैं कि सेल करता है, वो वाइड रेंज में फीचर प्रोवाइड करता है, कि सेल करता है, वो वाइड रेंज में फीचर प्रोवाइड करता है, मतलब उसके पास इतने सारे फीचर्स होते हैं, जैसे कि सेल्स, मार्केटिंग, ऑटोमेशन। आप सेल्स, अगर आपका आपका बिजनेस सेल्स करता है, तो आप सेल्स मैनेज कर सकते हैं। अगर आप ऑटोमेशन कर रहे हो, तो आप ऑटोमेशन मैनेज कर सकते हो। कस्टमर सर्विस की मैं बात करूँ, तो कस्टमर सर्विस भी मैनेज कर सकते हैं।
एंड अगर सपोर्ट सपोर्ट की मैंने बात करी, जैसे फ्लिपकार्ट पे सपोर्ट करते हैं, तो फ्लिपकार्ट पे अगर आप टिकट रेस करते हो, सपोर्ट चेक करते हो, तो वहां पे जैसे रिटर्न रिफंड की बात करी थी, वो भी हम कर पाते, तो इजीली हम ये सारी चीजें सेल्स फोर्स से कर सकते हैं बहुत इजीली वहां पे। तो ये सारी चीजें बहुत इजीली हो सकती हैं एक ही सिस्टम में। एंड उसके भी अलावा अगर आप पेमेंट के लिए कोई और टूल यूज करते हो, जैसे कि पेमेंट के लिए आपके अपने ईआरपी और ये अलग अलग तरह के टूल्स यूज होते हैं, तो उसके लिए भी सेल्सफोर्स क्या करेगा, सेल्सफोर्स उसके साथ इंटीग्रेट हो सकता है बहुत इजीली। जब सेल्सफोर्स उसके साथ इंटीग्रेट होगा तो अच्छी बात उसमें क्या होगी कि सेल्सफोर्स उसके साथ इंटीग्रेट हो गया, एंड इंटीग्रेट होने के बाद वो इजीली, बहुत इजीली काम कर पा रहे हैं, क्योंकि डेटा पूरा सिंक हो रहा है, यहाँ पे कोई गैप नहीं आ रहा है आपका, और बहुत इजीली सारी डेटा इधर से उधर जा रही है, मैनुअल एफर्ट्स बहुत कम हो गए हैं। तो सेल्सफोर्स, अभी हमने बात करी सेल्सफोर्स के ओवरव्यू में कि सेल्सफोर्स क्या है। तो सेल्सफोर्स एक क्लाउड बेस्ड सीआरएम है, जो कि कस्टमर रिलेशनशिप मैनेज करता है प्रॉपरली, जो कि जैसा भी आपका बिजनेस है उस बिजनेस के अकॉर्डिंग हम आपके प्रोसेस को ऑटोमेट कर सकते हैं। मतलब आपका बिजनेस किसी भी तरह का हो, हम उसको ऑटोमेट करके उसको यूटिलाइज कर सकते हैं, और हम उसको डेवलप भी कर सकते हैं, राइट। एंड जब हम हिस्ट्री की बात करते हैं तो सेल्सफोर्स स्टार्ट हुआ था 1999 में, मार्क बेनियोफ एंड पार्कर हैरिस के हैरिस थे जिन्होंने उनको स्टार्ट किया था। और हम क्यों चूज करेंगे उसके बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन तो हम लोग डिस्कस कर सकते हैं, नहीं तो लेट्स मूव फॉरवर्ड। ओके, सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। ओके, तो अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं कि की फीचर्स क्या होते हैं सेल्सफोर्स के। तो जैसे कि अभी हमने फ्लिपकार्ट का एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल डिस्कस किया, तो हमें ये समझ में आता है कि सेल्सफोर्स का की फीचर क्या होगा। तो सेल्सफोर्स का की फीचर है कि सेल्सफोर्स का की फीचर की मैं बात करूं कि सेल्सफोर्स एक सीआरएम है, जैसा कि कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। अब उसमें हम हमारे पास बहुत सारे फीचर्स अवेलेबल है। हर बिजनेस को अलग फीचर की रिक्वायरमेंट होती है। कोई सिर्फ सर्विसेज प्रोवाइड करता है तो वो सर्विस क्लाउड प्रेफर करता है। जिसको सेल्स करनी होती है, मतलब जो सेल्स में बहुत ज्यादा काम करते हैं, किसी को बहुत सारी चीजें सिर्फ बेचनी होती है, तो वो सेल्स क्लाउड प्रेफर करते हैं। कुछ कंपनीज ऐसी हैं जो सिर्फ मार्केटिंग पे फोकस करती हैं, तो उनके लिए मार्केटिंग क्लाउड है। तो सेल्स फोर्स पहले मतलब सेल्स फोर्स जो है वो इंडस्ट्री स्पेसिफिक भी फीचर्स प्रोवाइड करता है। ऐसा नहीं है कि आपका सिर्फ एक ही प्लेटफॉर्म है और उसी के अकॉर्डिंग आप काम कर सकते हो। आपके पास अलग आपके पास जो प्लेटफॉर्म है वो आपके अकॉर्डिंग है, जैसा भी आप लोग जैसा भी क्लाइंट का हमारे बिजनेस है उसके अकॉर्डिंग हम उन्हें प्रोवाइड करेंगे। तो मैं स्टार्ट करूंगी कि सेल्स क्लाउड क्या होता है। तो सेल्स क्लाउड की अगर मैं बात करूं तो नाम से ही हमें समझ में आ रहा है कि कुछ सेल करना है। तो सेल्स क्लाउड क्या करता है यहाँ पे कि वो मैनेज करता है कि कितना बिजनेस हमारा आ रहा है, जैसे हम कहते हैं लीड टू कन्वर्जन। तो प्रोसेस फ्रॉम लीड टू कन्वर्जन मीन्स कि कोई भी प्रोसेस जो सेल्स का हमारा प्रोसेस है वो लीड आ रही है, मतलब बिजनेस आया, और उसमें कितना हमने बिजनेस को आगे बढ़ा पाए। बिजनेस आना और डील होना में डिफरेंस होता है। तो मेरे पास क्लाइंट्स तो आए, लेकिन मैंने कितने क्लाइंट्स को अपना सामान बेचा, तो वो लीड टू कन्वर्जन तक जाता है।
Next point is feature include lead scoring, opportunity management and forecasting. तो lead scoring is something कि एक और फीचर है लीड स्कोरिंग, जिसमें हमें ये पता चलता है कि जो मेरे पास क्लाइंट आया है वो कितना उसका स्कोर है, मतलब कितनी प्रोबेबिलिटी है उसकी कि वो हमारा कन्वर्ट हो जाएगा। एंड उसी के साथ में हम बात करते हैं कि अपॉर्चुनिटी मैनेजमेंट, अगर वो क्लाइंट सीरियस है और उसको कुछ हमारा कोई प्रोडक्ट पसंद आया है तो हम उसे अपॉर्चुनिटी मैनेजमेंट, एक पूरा मॉड्यूल होता है जिसमें हम उसे लेकर जाएंगे और जिसमें उसके डेटा के अकॉर्डिंग उसको जो भी प्रोडक्ट पसंद है उससे लेकर कोटिंग तक, मतलब जितना भी कोट हम क्रिएट करने वाले हैं, जो भी अमाउंट हम सिलेक्ट करेंगे, वो सारा प्रोसेस हमारा अपॉर्चुनिटी मैनेजमेंट में होगा। तो ये एक पूरा प्रोसेस जो है वो सेल्स क्लाउड हैंडल करता है। एंड फोरकास्टिंग, फोरकास्टिंग इज मोर लाइक कि हमारा जो बिजनेस है वो कितना आगे है हुआ और कैसे हम उसको और इम्प्रूव कर सकते हैं, तो पूरा उसका फोरकास्ट करके रखता है कि कितना बिजनेस और आ सकता है एंड क्लाइंट के अकॉर्डिंग। तो ये सारे फीचर्स जो है हमारे सेल्स क्लाउड के हैं। अब बात करते हैं सर्विस क्लाउड की। तो सर्विस क्लाउड मोस्ट ऑफ द टाइम सर्विस, कस्टमर सर्विस एंड सपोर्ट के लिए यूज किया जाता है। तो जैसे कुछ बिजनेसेस ऐसे होते हैं जैसे कस्टमर सर्विस एंड सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, तो उसमें हमारे पास ये फीचर होता है कि जैसे अगर किसी कस्टमर ने केस रेज किया, तो उसने कोई केस रेज किया कि उसे कोई प्रॉब्लम है और उसको उसका सोल्यूशन चाहिए, तो उसके लिए हम सेल्स फोर्स में सर्विस क्लाउड को यूटिलाइज कर सकते हैं, जिससे केस रेज होगा। केस रेज होने के बाद हम एजेंट्स को दे देंगे, एजेंट्स अपना काम करके रिजॉल्व करके कस्टमर से कांटेक्ट कर सकते हैं वेरी इजीली। उसके साथ में सर्विस सेल्फ सर्विस पोर्टल भी होता है जो कि हम सर्विस क्लाउड में प्रोवाइड करते हैं, जिसमें क्या होता है कि आपके पास एक स्क्रीन होती है, जैसे कि आप कुछ वेबसाइट कुछ ऑलरेडी आप ऐसे पोर्टल्स यूज कर रहे होंगे कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप जाके वहां रेज कर देते हो कि दिस इज द प्रॉब्लम। फॉर एग्जाम्पल आपने जोमैटो ऑर्डर किया एंड उसमें कुछ प्रॉब्लम आया, तो आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, आपको वहीं पे एक ऑप्शन दिया गया है, आपने वहीं पे जाके नीड हेल्प में डाल दिया कि फूड वाज नॉट गुड या जो भी आपका इशू है, एंड वहीं से आपको कस्टमर सपोर्ट आपको कॉन्टैक्ट करना स्टार्ट कर देता है। वहां पे जनरली चैट यूज होती है, बट यहाँ पे सर्विस पोर्टल में आपको चैट पे मिल सकती है एंड आप वेबसाइट पे भी ये सर्विस प्रोवाइड करा सकते हो। नॉलेज मैनेजमेंट कम्स इनटू चैट ओनली, कि जिस तरीके से हमारी जो चैट होती है, फर्स्टली तो वो आपसे डिस्कशन कर रहे होते हैं, जब फर्स्टली आप अपना प्रॉब्लम डालते हो तो वो ऑटोमेटेड चैट बॉक्स वाले ऑप्शन आते हैं, चैट बॉट वाले। फिर जब आप उससे ज्यादा अगर उससे भी रिजॉल्व नहीं होता तब आप एक कस्टमर सपोर्ट के पास जाते हो। तो ये जो पूरा प्रोसीजर है ये नॉलेज मैनेजमेंट में होता है। तो अभी हमने सिर्फ दो क्लाउड के बारे में बात करी, लेकिन हमें इतना समझ में आया कि सेल्स क्लाउड हमें कब चाहिए होगा और सर्विस क्लाउड हमें कब चाहिए होगा। अगर मुझे एक किसी किसी भी रेस्टोरेंट का कोई एक पोर्टल ऐसा डालना है जिसमें अगर कि कोई कंप्लेन आ रही है या कुछ और प्रॉब्लम आ रही है तो मैं उसको रिजॉल्व कर पाऊँ, तो मैं सर्विस क्लाउड को यूटिलाइज करूंगी। लेकिन अगर मैंने एक एयरटेल की कंपनी के लिए मुझे अपनी सिम सेल करनी है तो वहां पे मैं सेल्स क्लाउड यूज करूंगी। करेक्ट। तो इस तरीके से सेल्स एंड सर्विस अलग अलग क्लाउड्स हैं और अलग अलग सिचुएशंस में यूज किए जाते हैं। लेट्स कम टू द मार्केटिंग क्लाउड। तो मार्केटिंग क्लाउड क्या होता है कि बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं जो कि कैंपेन्स चलाती हैं। कैंपेन्स का मतलब है कि वो बहुत सारे ईमेल्स शूट आउट करती हैं लोगों तक, सोशल मीडिया के थ्रू वो पहुंचती हैं। उसमें क्या करते हैं, वो एंगेज करते हैं लोगों को। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर एक क्योंकि आजकल ई कॉमर्स बहुत ज्यादा है तो मैं थोड़ा सा उसका एग्जाम्पल लेती हूँ दोबारा से। तो फॉर एग्जाम्पल आपने अमेजोन पर गए, आपको कोई एक प्रोडक्ट चाहिए था बट आपको प्रोडक्ट नहीं मिला, वो अवेलेबल नहीं था, बट आपकी विश लिस्ट में है वो। तो जैसे ही वो प्रोडक्ट आ जाएगा आपके पास मेल आ जाएगी कि ये प्रोडक्ट आ गया है। दिस इज वन ऑफ द थिंग्स कि जो आपको एंगेज करके रखता है। अब मैं दूसरी बात करती हूँ, तो अगर आप क्रेडिट यूज करते हो या फिर कोई भी आप क्रेडिट कार्ड पॉइंट यूज करते हो या फिर कुछ किसी भी तरह का इस टाइप का कुछ भी यूज करते हो, तो आपको क्या होता है, आपके पास मेल्स आती रहती है कंटिन्यूसली कि अभी इसमें ये ऑफर चल रहा है, अभी इसमें ये वाला ऑफर चल रहा है, अगर आप पेटीएम से पेमेंट करेंगे तो आपको इतना परसेंट डिस्काउंट मिल जाएगा। इस टाइप के ईमेल जो मार्केटिंग है वो चलती रहती है प्रॉपरली। सोशल मीडिया पे भी अलग तरीके की मार्केटिंग चलती रहती है जिसमें सोशल मीडिया पे लोगों को एंगेज करते हैं। तो बिजनेस टू बिजनेस वेरी करता है कि किसकी क्या रिक्वायरमेंट है बिजनेस के अकॉर्डिंग, और उस पर हम काम करते हैं।
नेक्स्ट इज एनालिटिक्स क्लाउड। एनालिटिक्स क्लाउड क्या करता है हमारा? एनालिटिक्स क्लाउड बेसिकली विजुअलाइजेशन टूल है, जैसे कि हमारा टैबलो, अगर आपने नाम सुना हो तो टैबलो है। फिर उसके अलावा टैबलो देख सकते हैं हम, आपका पावर बीआई, इस टाइप के टूल्स हैं जो आपके रिपोर्ट्स एंड डैशबोर्ड्स क्रिएट करते हैं कि आपको सारा डेटा देखने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस ऐसी हैं जिनका एक ही दिन का डेटा मिलियंस में होता है। तो वो मिलियंस ऑफ डेटा अगर मैं किसी को देती हूँ, एक सीनियर मैनेजमेंट के पर्सन को, इट इज वेरी डिफिकल्ट उसके लिए ये समझना कि ये डेटा मेरा पॉजिटिव कितना है, नेगेटिव कितना है, मेरा बिजनेस बढ़ रहा है नहीं बढ़ रहा है, कितना ग्रोथ मैं ले पा रहा हूँ, वो सारा। तो जब आप बिजनेस के डेटा को इस तरीके से स्टडी करना चाहते हो, जो कि एक्चुअल में बिजनेस में मोस्टली ये डेटा स्टडी होते ही है, उस सिचुएशंस में हम लोग एनालिटिक्स क्लाउड को यूज करते हैं, जो क्लाउड हमें प्रॉपरली प्रोवाइड करता है विजुअलाइजेशन ऑफ डेटा। डेटा की प्रॉपर विजुअलाइजेशन होती है, डैशबोर्ड्स होते हैं, उसमें प्रॉपर रिपोर्ट्स होती हैं। तो इस टाइप की चीजें हैं जो हम देख पाते हैं इजीली एनालिटिक्स क्लाउड पे। हम आगे मूव करते हैं फीचर्स से आगे। नेक्स्ट है हमारे पास कि सेल्सफोर्स इकोसिस्टम में और क्या है। हमने सेल्सफोर्स इकोसिस्टम में कुछ बातें करी, लेकिन और क्या है सेल्सफोर्स इकोसिस्टम में? तो सेल्सफोर्स इकोसिस्टम की जब हम बात करते हैं तो हमारे पास एक और चीज है जिसका नाम है ऐप एक्सचेंज। ऐप एक्सचेंज क्या है? ऐप एक्सचेंज एक प्लेटफॉर्म है जो सेल्सफोर्स का ही है, बट इट इज नोन एज मार्केट प्लेस। मार्केट प्लेस इज समथिंग कि यहाँ पर सेल्सफोर्स पर ही बहुत सारी कंपनीज अपनी एप्लीकेशंस बनाती हैं। तो जैसे कि एंड्रॉइड पे एप्लीकेशंस बनती हैं तो वो हमारी जनरली प्ले स्टोर पर आ जाती है। इस तरीके से सेल्सफोर्स प्लेटफॉर्म पर, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में बात करी कि हम डेवलप करते हैं सेल्सफोर्स को, तो वी आर डेवलपर्स ऑफ सेल्सफोर्स, तो हम बैकएंड में कुछ बनाते हैं। तो कुछ चीजें ऐसी भी बनाते हैं जो सिर्फ हमारे बिजनेस के लिए नहीं, बहुत सारे ऐसे बिजनेसेस हैं जिनके लिए वो यूटिलाइज हो सकती हैं। तो ऐसी सर्विसेज जब कोई बनाती है कंपनीज, तो वो कहाँ पर पब्लिश कर सकती हैं, किसे प्रोवाइड कर सकती हैं? तो सेल्सफोर्स ने उनके लिए एक ऐप एक्सचेंज नाम का मार्केट प्लेस बनाया हुआ है, जिसमें जो भी हमारी सर्विसेज हम प्रोवाइड कर सकते हैं, जो हमने सेल्सफोर्स से ही बनाई है। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैंने एक ऐप एक्सचेंज से एक थर्ड पार्टी एप्लीकेशन बनाई, जिसके अंदर आप जितने भी आपके एप्स हैं, जितने भी आपके फील्ड्स हैं, टैब्स हैं, आपके ऑब्जेक्ट हैं, आपके सारे एक साथ दिखेंगे। मैंने अगर ऐसी एक एप्लीकेशन बनाई, अब क्या हुआ कि मैं ये चाहती हूँ कि ये एक ऐसी एप्लीकेशन है जो मोस्ट ऑफ द टाइम एक मेटा डेटा ढूंढने के लिए किसी भी यूजर को चाहिए होती है। तो जब मैंने ये बनाया तो मैंने ये तो देखा कि ये एप्लीकेशन बहुत यूजफुल हो सकती है बाकी लोगों के लिए जिनके पास बहुत सारा डेटा होता है पर ढूंढने के लिए कुछ नहीं होता। तो उस टाइम पे वो मार्केट प्लेस पे जाएगा और दे कैन फाइंड कि ऐसा कोई एप्लीकेशन है क्या जिसमें मैं सारे ऑब्जेक्ट, सारा मेटा डेटा ढूंढ सकूं। तो वहां पे वो ढूंढ सकते हैं एंड वहां से वो स्टार्ट कर सकते हैं। तो ऐप एक्सचेंज यही नहीं, बहुत सारे तरीके के प्लगइन्स, बहुत सारे इंटीग्रेशन प्रोसेस पे काम आता है, बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं जो हम यूज कर सकते हैं एज अ बिजनेस। तो ये ऐप एक्सचेंज है। ऐप एक्सचेंज पार्टनर्स क्या होते हैं, अगर हम उनके बारे में बात करेंगे तो ऐप एक्सचेंज पार्टनर्स कौन होते हैं? जो सॉल्यूशन ऑफर करते हैं। तो जैसे कि अभी हमने देखा कि थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस बनती है, तो ये जो थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस हैं, ये बनती ही हैं आपकी ऐप एक्सचेंज पार्टनर्स के थ्रू। ऐप एक्सचेंज पार्टनर्स होते हैं जो सेल्सफोर्स की ही पार्टनर्स हैं, जो सेल्सफोर्स प्लेटफॉर्म को यूज करके थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस बनाते हैं और फिर वो उसको मार्केट प्लेस ऐप एक्सचेंज पर पब्लिश कर देते हैं, जिससे कभी भी अगर आपको इन फ्यूचर कोई भी सोल्यूशन की रिक्वायरमेंट हो, अगर किसी ने मार्केट में ऐसा कोई सोल्यूशन बनाया हुआ है तो आप उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। तो इस तरीके से ऐप एक्सचेंज पार्टनर्स होते हैं।
एंड उसमें जो वो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं वो कभी कभी पेड होती हैं, कभी कभी फ्री भी होती हैं इंस्टॉल करनी, बट इट डिपेंड्स कि वो हमारी सर्विसेज जो पार्टनर है वो किस तरीके की प्रोवाइड कर रहे हैं। एंड ये जो एप्लीकेशंस हैं, ये एप्लीकेशंस ऐसी नहीं है कि आप एक एंड्रॉइड फोन में डाउनलोड कर लो या फिर एप्पल आईफोन्स में डाउनलोड कर लो, नहीं। आप इन एप्लीकेशंस को सिर्फ सेल्स फोर्स की और के अंदर डाउनलोड कर सकते हो, इंस्टॉल कर सकते हो, क्योंकि वो बने ही उनके लिए है। वो उसी प्लेटफॉर्म से बनी है और उसी प्लेटफॉर्म पर रन करती है। अब नाउ हम समझते हैं कि रिव्यूज की क्या पावर होती है ऐप एक्सचेंज में। तो क्योंकि हमने अभी तक बात करी कि बिजनेसेस जो है वो थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस प्रोवाइड कर रहे हैं, सेल्स ऐप एक्सचेंज पार्टनर्स बना रहे हैं सॉल्यूशंस थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस के लिए। जो बिजनेस है वो बिजनेसेस एप्लीकेशंस को यूज कर रहे हैं, फ्री है तो यूज कर रहे हैं, पेड है तो पेड सर्विसेज लेकर यूज कर रहे हैं, बट यूज कर रहे हैं। अब उसके बाद क्या होते हैं कि कस्टमर रिव्यूज होते हैं, जो बिजनेस जो क्लाइंट है हमारा अगर वो यूटिलाइज कर रहे हैं तो वो रिव्यू करते हैं। उससे क्या होता है कि इट इज बेस्ट टू इवेल्युएट, अगर मेरे पास रिव्यूज अच्छे हैं तो मैं इवेल्युएट कर सकती हूँ कि कौन सी मेरी ऐप एक्सचेंज की जो प्रोडक्ट है वो सूट करेगी मेरे बिजनेस रिक्वायरमेंट पे, क्योंकि बाकी लोगों ने भी अपने रिव्यूज डाले हुए हैं उसमें। सो दीज आर द पॉइंट्स जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे जब हम ऐप एक्सचेंज की बात करते हैं। तो अभी अगर कभी भी कोई भी रिक्वायरमेंट ऐसा आएगा हमारे पास जिसमें हमें रिक्वायरमेंट होगी कि नहीं हमारे पास ये सोल्यूशन कस्टम स्टैंडर्ड नहीं है, सेल्स फोर्स के अंदर नहीं है, पर हम ऐप एक्सचेंज पे ढूंढ कर देख सकते हैं कि क्या किसी ने ऐसा कोई सोल्यूशन बनाया हुआ है। अगर नहीं बनाया हुआ है तो हम खुद बनाएंगे, बनाया हुआ है तो हम उसी को यूटिलाइज कर सकते हैं। लेट्स मूव फॉरवर्ड विद द अदर स्ट्रीम। तो अब हम बात करेंगे इंटीग्रेशन के बारे में। तो अगर मैं इंटीग्रेशन की बात करूं तो इंटीग्रेशन क्या है। तो इंटीग्रेशन बेसिकली दो सिस्टम को अ, दो सिस्टम को सिंक करना इंटीग्रेशन कहलाता है। तो इंटीग्रेट सिंक करना मतलब कि दो अगर अलग अलग सिस्टम्स हैं और मुझे उनका डेटा आपस में एक दूसरे को एक्सचेंज कराना है, तो वो इंटीग्रेशन होता है। अब इंटीग्रेशन कैसे होता है, क्या होता है, कब करना चाहिए, किस तरीके से करना चाहिए, क्या हमें उसके लिए कोडिंग की जरूरत पड़ती है या हम डायरेक्टली भी कर सकते हैं, ऐसे बहुत सारे सवालों के जो जवाब हैं आपको टाइमली मिल जाएंगे। एंड आप इंटीग्रेशन सीरीज भी है वो भी देख सकते हो उसके लिए। पर अभी हम बेसिक्स की बात करेंगे कि इंटीग्रेशन बाकी टूल से किस तरीके से होती है एंड हमें क्यों करने की जरूरत पड़ती है उसको। तो फर्स्ट पॉइंट को अगर हम डिस्कस करें तो इंटीग्रेशन विद माइक्रोसॉफ्ट इज, जैसे कि मैंने आपसे स्टार्टिंग में डिस्कस किया था कि पहले एक्सेल भी यूज होता था बहुत ज्यादा बिजनेसेस में। तो ऐसे माइक्रोसॉफ्ट के अलग प्रोडक्ट्स हैं जो आज भी कहीं ना कहीं यूज होते हैं। अब हमारा कोई डेटा अगर किसी भी माइक्रोसॉफ्ट के प्रोडक्ट में है और वो फाइल्स अवेलेबल है, बट मुझे क्या करना है कि वो फाइल्स मुझे अवेलेबल तो माइक्रोसॉफ्ट में है लेकिन मुझे वो सेल्स फोर्स में चाहिए। तो सिचुएशंस में कभी कभी क्या होता है कि अगर एक यूजर को मैनुअली वो सेल्स फोर्स के लिए फाइल डाउनलोड करके माइक्रोसॉफ्ट से इंस्टॉल कर अपलोड करनी पड़े सेल्स फोर्स में, तो वो एक बहुत ज्यादा मैनुअल टास्क हो जाता है। एंड अगर ये एक क्लाइंट के लिए हो तो शायद वो एक बार हो भी पाए, लेकिन बहुत सारे क्लाइंट्स के लिए है तो वो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। तो ऐसे सिचुएशन में हम माइक्रोसॉफ्ट के साथ इंटीग्रेशन भी कर सकते हैं कि जब हमें डेटा चाहिए तो हम डायरेक्टली भी ले सकते हैं, डायरेक्टली फ्रॉम माइक्रोसॉफ्ट ओनली। तो हमें बार बार अपलोड और डाउनलोड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वाइस एंड वर्सा अगर हम इसको कर दे, तो जैसा कि मैंने अभी सेल्स क्लाउड के बारे में जब बात करी थी तो मैंने बताया था कि जब हम सेल्स क्लाउड की बात करते हैं तो हम जैसे हमारा कोई क्लाइंट आया, उसने कोई बिजनेस आया, उसके साथ कोई डील हुई किसी प्रोडक्ट को लेकर। कभी कुछ बिजनेसेस ऐसे भी होते हैं जिसमें कोटेशन प्रॉपरली डॉक्यूमेंटेड होती है, डॉक्यूमेंटेशन के साथ में कॉन्ट्रैक्ट्स भी जनरेट होते हैं। अभी मेरे हर क्लाइंट के लिए कॉन्ट्रैक्ट्स होंगे, हर क्लाइंट के लिए डॉक्यूमेंट्स बनेंगे, हर क्लाइंट के लिए कोटेशंस रेडी होंगे। अब ये सारे भी तो डॉक्यूमेंट्स हैं और इन डॉक्यूमेंट्स को भी तो मुझे कैरी करके रखना पड़ेगा अपने पास।
तो इन सब डॉक्यूमेंट्स को मैंने तो अपने सेल्स फोर्स में रखा है, लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि इन सारे डॉक्यूमेंट्स को मैं माइक्रोसॉफ्ट के किसी फाइल में अपलोड कर दूं, जिससे वो इजीली मेरा डेटा सिक्योर हो जाए। तो उस सिचुएशंस में मैं क्या करूंगी, मैं सेल्स फोर्स को माइक्रोसॉफ्ट के साथ इंटीग्रेट कर लूंगी। जब भी मेरे को फाइल शेयरिंग करनी होगी, मतलब मेरे को अगर मेरे डॉक्यूमेंट्स रेडी हो गए, तो मैं उसमें ऑटोमेशन भी लगा सकती हूँ कि माइक्रोसॉफ्ट के साथ शेयर हो जाए फाइल। तो कभी अगर मेरे को माइक्रोसॉफ्ट के साथ अगर फाइल्स चेक करनी है तो मैं माइक्रोसॉफ्ट पे देख सकती हूँ, और अगर मुझे ये फाइल्स चाहिए होंगी मेरे सेल्स फोर्स पे तो मैं सेल्स फोर्स पे भी देख सकती हूँ। इससे मेरा बहुत ज्यादा डेटा भी नहीं लगेगा, और मैं बहुत इजीली दोनों तरफ चीजों को मैनेज भी कर पाऊंगी। तो इंटीग्रेशन का मेनली यही मतलब होता है कि हमारा टाइम भी सेव हो रहा है, हमारे मैनुअल एफर्ट्स भी नहीं जा रहे हैं, एंड दोनों ही प्लेटफॉर्म पे हम स्मूथली काम भी कर पा रहे हैं, और हमें बहुत ज्यादा डेटा का इधर उधर करना, ज्यादा एफर्ट भी नहीं करना पड़ता। तो इस तरीके से हमने इंटीग्रेशन विद माइक्रोसॉफ्ट किया। नाउ अगर हम आगे चले तो इंटीग्रेशन विद स्लैक। स्लैक एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें हम अभी अगर आपने सुना हो तो स्लैक एक प्लेटफॉर्म है जिसमें हम बहुत सारे तरीके से उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। एंड स्लैक का मेन मोटिव है कि वो एक तरीके का ऐसा टूल है जो कि हमारे लिए चैट करने के लिए यूटिलाइज होता है प्रोफेशनली, जैसे हम टीम्स को यूज करते हैं। तो जैसे हमने चैट किया, वर्क स्पेसेस होते हैं वहां पे काफी सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाती है। एंड अगर मैं एक ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रही हूँ तो वहां पे मैं प्रॉपरली अपनी पूरी टीम के साथ पूरे ऑफिस में किसी के भी साथ स्लैक पे डिस्कशन कर सकती हूँ, स्लैक पे कनेक्ट कर सकती हूँ। तो स्लैक भी इसी तरीके का एक टूल है जो वो बहुत सारे ऑफिस में यूज होता है। अभी अभी क्या होता है कि जैसे मैं वापस से जाती हूँ सर्विस क्लाउड पे। तो जैसे मैंने सर्विस क्लाउड में आपसे आपके साथ डिस्कस किया था कि हम लोग, जैसे कि हमारे पास कोई प्रॉब्लम आई, जैसे कि फ्लिपकार्ट पे किसी ने रिटर्न डाला, तो जब रिटर्न हुआ तो मेरे को क्या करना है, मेरे को वेंडर को या फिर अपने डिलीवरी टीम को इन्फॉर्म करना है कि वहां से मुझे एक पैकेट रिटर्न कराना है, और इस लोकेशन पे मुझे रिटर्न करवा देना है, मतलब वेंडर के पास। तो ये सारी इंफॉर्मेशन मुझे मैनेज करनी पड़ेगी। तो जैसे ही मेरे पास रिटर्न आया, मैंने अगर बैकएंड में कोई ऑटोमेशन लिखी है, तो मैं क्या करूंगी कि वो सारी इंफॉर्मेशन मैं स्लैक तक पहुंचा दूंगी। स्लैक से क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल मैं एक यूजर हूँ, तो मैं एक डिलीवरी पर्सन हूँ, तो मुझे स्लैक से ये मैसेज आ जाएगा कि आपका ये पिकअप है इतने बजे, आप चले जाना। जैसे कि हमारे पास मैसेज आता है, सेम उसी तरीके से स्लैक पर डिलीवरी पर्सन के पास मैसेज चला जाएगा, तो उसके अकॉर्डिंग वो अपनी सारी डिटेल चेक करके हमसे वो पैकेट ले जाएंगे, और ले जाकर जहां पे उन्हें पहुंचाना है वो पहुंचा देंगे। अब इसमें स्लैक का क्या रोल है, सेल्स फोर्स का क्या रोल है। सेल्स फोर्स के पास वो सारी इंफॉर्मेशन है, मेरा मेरा शिपिंग एड्रेस, वेंडर का इंफॉर्मेशन, मेरा इंफॉर्मेशन, मेरा फोन नंबर, ये सारी इंफॉर्मेशन स्लैक पे तो नहीं है, ये सारी इंफॉर्मेशन है सेल्स फोर्स पर। लेकिन जब मैं स्लैक कहाँ पे यूज हो रहा है, स्लैक यूज हो रहा है आपका डिलीवरी टीम के लिए। तो जब डिलीवरी टीम सेल्स फोर्स तो नहीं यूज कर रही है, लेकिन जब स्लैक से मैसेज आएगा, तो स्लैक क्या करेगा, इंटीग्रेशन है ऑलरेडी स्लैक का, तो स्लैक क्या करेगा, सेल्स फोर्स से कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन उठाएगा कि जैसे यूजर का नाम राशि सैनी है, और वो उसका एड्रेस ये है, एंड उसको इतने बजे पिक करना है, क्योंकि समटाइम्स वो पूछते भी हैं कि पिकअप का टाइम क्या रखना है, तो इतने बजे पिक करना है, ये ये आइटम पिक करना है, उसकी पिक्चर ये है, वो इतने डेट को हुआ था डिलीवर, ये सारी टाइप की इंफॉर्मेशन। फिर उसके बाद ये लेकर पिक करके ड्रॉप करना है आपको वेंडर पे, वेंडर की इंफॉर्मेशन ये है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन आपको डिलीवरी बॉय तक देनी है, लेकिन उनके पास सेल्स फोर्स का एक्सेस नहीं है, तो आपके से डेटा यहाँ से पुल करके एंड डिलीवरी बॉय तक स्लैक के थ्रू भी पहुंचा सकते हो। तो इस तरीके से इंटीग्रेशन हम स्लैक के साथ करेंगे तो हमारे लिए ये बेनिफिशियल हो सकता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इंटीग्रेशन विद ईआरपी की। तो इंटीग्रेशन विद ईआरपी, ईआरपी पे मैं बता देती हूँ। ईआरपी एक प्लेटफॉर्म होता है, जनरली बिजनेसेस यूज करते हैं उसको, जैसे कि टैली हो गया आपका, एसएपी हो गया, और भी बहुत सारे ईआरपी टूल्स होते हैं जिसमें कि हम लोग इंफॉर्मेशन चेक करते हैं, जिसमें हम लोग काम करते हैं कि हम लोगों को क्या करना है उसमें। ईआरपी में हम लोग जनरली
डेटा क्रिएट करते हैं, जैसे कि किसी का बिल है, बिलिंग्स क्रिएट करने के लिए काम आता है हमारे हमारे और बहुत सारी चीजों के लिए काम आता है। बिलिंग्स क्रिएट करके हम कस्टमर को प्रोवाइड करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट करते हैं, हम इनवॉइसेस जनरेट करते हैं। तो ये सारी इंफॉर्मेशन हमारी ईआरपी पे तो जनरेट हो रही है, लेकिन मुझे कैसे पता चलेगा कि कौन से कस्टमर की कितने में डील हुई है? तो वो डील चेक करने के लिए मेरे को एक सेल्सफोर्स का सीआरएम चाहिए, जो ऑलरेडी मेरे पास है, लेकिन मेरे को जनरेट तो ईआरपी में करनी है। तो मैं क्या करूंगी, अगर इन दोनों को इंटीग्रेट कर दूंगी, तो जैसे ही मेरी इनवॉइस जनरेट होगी, तो वो इनवॉइस जनरेट होके मेरी ईआरपी में आ जाएगी, जिससे मेरे को ईआरपी में देखूंगी मैं, अच्छा इतना अमाउंट है, और वो अमाउंट पूरा मैं कैलकुलेट कर सकती हूँ अपना ईआरपी सिस्टम में। तो ईआरपी सिस्टम मैंने आपको बताया बहुत सारे होते हैं। मैं ईआरपी में डेटा को क्रिएट भी कर सकती हूँ, अपडेट भी कर सकती हूँ, सेल्स फोर्स के साथ भी सिंक कर सकती हूँ डेटा को। तो ये सारे इंटीग्रेशन के पॉइंटर्स हैं, जो कि हम सेल्स फोर्स के साथ करते हैं। एंड यही नहीं, इसके अलावा बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं, जैसे कि म्यूलसॉफ्ट हो गया आपका, आपके क्विक बुक्स हो गए, बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जो क्लाइंट्स आज भी बिजनेस बहुत सारे बिजनेसेस यूज करते हैं। एंड वो बिजनेसेस यूज करते हैं, उसके साथ में हम भी सेल्सफोर्स के साथ इंटीग्रेट कर पाते हैं, क्योंकि सेल्सफोर्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि आपको प्रॉपरली इंटीग्रेशन प्रोवाइड करते हैं ऑलमोस्ट सभी टूल्स के साथ। बस जो भी टूल हम इंटीग्रेट करना चाह रहे हैं उसकी एपीआई अवेलेबल होनी चाहिए, बाकी हम इजीली इंटीग्रेट कर सकते हैं। व्हाट्सएप भी इंटीग्रेट किया है रिसेंट में, फेसबुक इंटीग्रेशन होते हैं, इंस्टाग्राम भी इंटीग्रेट होता है, वो सोशल मीडिया में आ जाते हैं, बट इंटीग्रेशन सबका हो। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट के लिए। तो अब हम थोड़ी सी बात करेंगे कि सेल्स फोर्स की क्या प्राइसिंग होती है, किस तरीके से सेल्स फोर्स के क्या क्या एडिशंस होते हैं। क्योंकि सेल्स फोर्स में हमने बात करी कि वो एक प्लेटफॉर्म होता है, उसमें ये सब रहता है, लेकिन एडिशंस की बात करते हैं तो यहाँ पे सेल्स फोर्स के अलग अलग एडिशन होते हैं। जब आप हैंड्स ऑन करना शुरू करोगे तो हम आपको डेवलपर ऑर्ग होती है हमारी, डेवलपर और हमें डेवलपर एडिशन मिलता है, जिसमें हमारे पास कुछ एक्सेस होते हैं, जिससे हम हैंड्स ऑन करके ट्रेनिंग सीख सकते हैं बहुत इजीली। लेकिन ये वाले जितने भी एडिशंस आपको दिख रहे हैं, एसेंशियल एडिशन, प्रोफेशनल एडिशन, एंटरप्राइज एडिशन, अनलिमिटेड एडिशन, कस्टम एडिशन, ये सारे के सारे हमारे पास एडिशंस होते हैं, जो कि हम हाँ, जो कि हम देखते हैं कि हमें किस तरीके से हमारे हमें कैसी रिक्वायरमेंट है, और उसके अकॉर्डिंग हम वो एडिशंस खरीदते हैं। जैसे कि अगर हमें बेसिक सीआरएम की जरूरत है और लीड अपॉर्चुनिटी वगैरह मैनेज करनी है, और रिपोर्ट्स एंड मोबाइल एक्सेस चाहिए, तो हम एसेंशियल यूज कर सकते हैं। अगर हमें प्रोफेशनल चाहिए तो हमें पूरा का पूरा सीआरएम चाहिए होगा, जिसमें हम कस्टमाइज भी कर सके डैशबोर्ड्स को, ईमेल को इंटीग्रेशन कर सके, रियल टाइम अपडेट्स देख सकें, तो ये प्रोफेशनल होता है। जब हम आगे बढ़ जाते हैं तो एंटरप्राइज लेवल पे चले जाते हैं, जिसमें हमारे पास एडवांस सीआरएम होता है, जिसमें हम कस्टमाइजेशन कर सकते हैं, हमारे ऑटोमेशंस लिख सकते हैं, वर्क फ्लोज लिख सकते हैं। कस्टमाइजेशन मतलब कि हम पूरा कोडिंग लिखकर अपने हिसाब से उसको डिजाइन कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं, और इंटीग्रेशन भी कर सकते हैं। फिर हमारे पास अनलिमिटेड एक्सेस होता है, एडिशन होता है, जिसमें सारे के सारे हमारे फीचर्स अवेलेबल होते हैं। जितना भी हम सपोर्ट, हमें सेल्सफोर्स की आइडेंटिटी चाहिए होती है, या फिर ऑटोमेशन लिखने के लिए, कस्टमाइजेशन करने के लिए, कितना भी कस्टमाइजेशन करना होता है, वो हमें अनलिमिटेड में बहुत इजीली मिल जाता है। फिर हमारे पास एक कस्टम होता है, जो कस्टम हम पूरा कस्टम ही सीआरएम अपना बना सकते हैं, ये भी सेल्सफोर्स हमें प्रोवाइड करता है, बट उसके लिए हमें सेल्सफोर्स से कांटेक्ट करना होता है। तो हमारे पास अभी इतने ये सारे एडिशन हैं, इसमें डेवलपर एडिशन नहीं है, क्योंकि डेवलपर एडिशन जनरली जो यूज होता है वो हमारी अपनी प्रैक्टिस के लिए होता है, जिसे हम डेवऑर्ग भी बोलते हैं। तो मैं आपको सिर्फ बताऊंगी आगे कि किस तरीके से डेवऑर्ग हम अपने अपने लिए क्रिएट कर सकते हैं, एंड उसमें किस तरीके से हम हैंड्स ऑन भी कर पाएंगे। तो अब हम आगे चलते हैं। इसके एसेंशियल, प्रोफेशनल, एंटरप्राइज, अनलिमिटेड एंड कस्टम से हम आगे चलते हैं, एडिशन से आगे। तो हमें समझ में आएगा कि सेल्सफोर्स इम्प्लीमेंटेशन जो प्रोसेस होता है
वो किस तरीके का प्रोसेस है, क्या करते हैं हम उस प्रोसेस में। और क्योंकि अभी हमने जो भी डिस्कशन किया कि ये जो हम क्लासेस, जो भी हमारे ये ट्यूटोरियल है वो हम स्टार्ट कर रहे हैं। सेल्सफोर्स किसी को आता है नहीं आता है, कोई आईटी बैकग्राउंड से है या नहीं, डजेंट मैटर। आपको जो भी सीखना है हम उसको बिल्कुल स्क्रैच से सिखाएंगे, जिससे आपको पहले क्या आता है डजेंट मैटर, आप आज से अगर स्टार्ट करेंगे तो आपको चीजें समझ में आएंगी। तो सेल्सफोर्स को इम्प्लीमेंट करने के क्या तरीके होते हैं, सबसे पहले हम असेस करते हैं। असेसमेंट, कोई भी चीज हम स्टार्ट करते हैं तो पहले उसको असेस करते हैं कि क्या वो जो भी हमें बताया जा रहा है, क्या हमें उसकी रिक्वायरमेंट समझ में आ रही है। अगर मैंने बोला कि मुझे एक ऐसा ऑप्शन चाहिए जिससे मैं यूजर को इंस्टेंट ही रिजॉल्व कर दूं प्रॉब्लम्स को, तो क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, क्या मुझे समझ में आ रहा है कि वो क्या चाह रहा है, किस तरीके की प्रॉब्लम की वो बात कर रहे हैं, किस तरीके की सोल्यूशन की वो एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं। इस तरीके की सारी इंफॉर्मेशन मुझे सोचनी होती है, उसको हम असेसमेंट बोलते हैं। तो कभी भी है जब हम इम्प्लीमेंट करते हैं एज अ डेवलपर, हमें सोचना होता है कि पहले हम बिजनेस की रिक्वायरमेंट को समझें और उसके बाद एवेल्युएट करें कि सेल्स फोर्स कैसे एड्रेस कर सकता है हर एक रिक्वायरमेंट को। क्या उसकी टाइमलाइन, जो प्रोजेक्ट कह रहा है, प्रोजेक्ट का ऑब्जेक्टिव है, क्या उसकी टाइमलाइन और सक्सेस क्राइटेरिया, मतलब जो उसका क्राइटेरिया है, क्या वो मैच कर पाएगा, क्या हम उसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, क्या हम उसको ऐसा बना सकते हैं जैसा कि क्लाइंट की एक्सपेक्टेशन है। अगर हम बना सकते हैं, हमने उसको असेस कर लिया है, तो हम डिजाइनिंग पे जाएंगे। डिजाइनिंग में क्या होता है, हम क्रिएट करते हैं डिजाइन जो हमारी बिजनेस रिक्वायरमेंट को मीट करे। तो जब हम डिजाइन करने लग जाते हैं, डिजाइन करते हैं अपना आइडिया कि इस सॉल्यूशन को हम किस तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं, सेल्सफोर्स के इंस्टेंस में किस तरीके से वो कस्टमाइजेशन हो सकती है, कैसे हम उसमें डेटा ट्रांसफर कर पाएंगे, ये सारी इंफॉर्मेशन हम डिजाइनिंग प्रोसेस में देखते हैं। फिर हम आते हैं डेवलपमेंट एंड टेस्टिंग प्रोसेस में। जब हमने डिजाइनिंग कर ली है तो हम इम्प्लीमेंट करते हैं डिजाइन को। जैसे हमने पहले एक राफ्टली डिजाइन किया हुआ है, अब हम उसको प्रॉपरली सेल्सफोर्स के एनवायरनमेंट पे करते हैं, और सेल्सफोर्स के एनवायरनमेंट पे हम प्रॉपरली उसको इम्प्लीमेंट करते हैं और उसकी फिर से टेस्टिंग करते हैं कि जैसा हमने डिजाइनिंग में डिजाइन किया था क्या ऐसा ही प्रोडक्ट हमारा बना है। और अगर वो ऐसा ही बना है और उसी तरीके से चल रहा है, तभी हम उसको डिप्लॉय करते हैं, नहीं तो हम उसको डिप्लॉय भी नहीं करते। तो डिप्लॉय करने के बाद हम उनके यूजर्स को ट्रेन करते हैं, जो भी हमारे बिजनेस के यूजर्स होते हैं, जो भी हमारे सॉफ्टवेयर्स चेक करते हैं प्रॉपरली कि पूरा अच्छे से चल रहे हैं नहीं, यूज भी बिजनेस भी चेक करते हैं, मतलब बिजनेस का मतलब यहाँ पे है जो हमारे क्लाइंट होते हैं जिनके लिए हम एक्चुअली सॉफ्टवेयर बना रहे हैं। ठीक है, लेट्स स्टार्ट, लेट्स गो नेक्स्ट। अभी तक हमने बहुत सारी सेल्सफोर्स के बारे में बात करी, तो अभी हमें समझ में आया कि सेल्सफोर्स एक सीआरएम है। सेल्सफोर्स एक ऐसा टूल है, टूल नहीं कह सकते, सॉफ्टवेयर है जो कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है। एंड उसमें हम बहुत सारी चीजें हम कर सकते हैं, जैसे कि जो भी हमारे बैकएंड में जो भी बिजनेसेस हैं, जो भी वेबसाइट्स हैं, उनके बैकएंड में अगर कोई सिस्टम चल रहा है तो हम उसे सेल्सफोर्स को भी यूटिलाइज कर सकते हैं, क्योंकि ये क्लाउड बेस्ड है एंड ये कस्टमर रिलेशंस को अच्छे से मैनेज कर पाता है। इसके पास बहुत सारे फीचर्स हैं जिसमें हम कस्टमाइजेशन भी कर सकते हैं। कस्टमाइजेशन मतलब जो सेल्सफोर्स फीचर्स अपने ऑलरेडी प्रोवाइड करता है, उसके भी अलावा हम और भी फीचर्स जो है वो प्रोवाइड कर सकते हैं। वो भी हम क्रिएट कर सकते हैं बेस्ड ऑन क्लाइंट के रिक्वायरमेंट पे। तो ये सारी इंफॉर्मेशन हमने आज समझी, और अब हम बात करते हैं कि बेनिफिट्स क्या क्या है सेल्सफोर्स को यूज करने के बिजनेस में। तो सेल्सफोर्स को यूज करने के बेनिफिट ये है कि वो इंक्रीज करता है हमारी प्रोडक्टिविटी को, क्योंकि अगर हमने एक प्रोसेस के लिए ऑटोमेशन लिख दिया है तो हमें बार बार वो काम मैनुअल करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो अब ऑटोमेशन से ही वो सारे काम होंगे। एंड वो रिड्यूस करता है कि हमारा काम कब खत्म होगा फिर हम दूसरा काम करें, तो वो सब हमें करने की जरूरत नहीं पड़ती है। एंड उसकी वजह से क्या होता है कि क्लाइंट जो है, कोई भी एम्प्लॉय है, वो अपने इंपॉर्टेंट टास्क को प्रायोरिटी दे सकते हैं इंस्टेड ऑफ डूइंग दिस मैनुअल टास्क। ये सब मैनुअल टास्क जो है वो करने की जरूरत नहीं होती है, वो हम अपने मेन फोकस कर सकते हैं जो हमारे मेन टास्क है। इम्प्रूव विजिबिलिटी,
क्योंकि सेल्सफोर्स एक रियल टाइम विजिबिलिटी प्रोवाइड करता है कस्टमर इंटरक्शन में। तो फॉर एग्जांपल अगर आपने केस रेज किया, आपको 2 घंटे हो गए और आपको पता नहीं है कि मेरा केस कहाँ पहुंचा है, तो आपको वो प्रॉपर विजिबिलिटी भी अप्लाई दिखाता है कि आपका केस कहाँ पहुंचा है, कहाँ है, इस तरीके की। उसके भी अलावा अगर इंटरनली जो बिजनेस वाले लोग हैं वो भी अगर सेल्स में देख रहे हैं कि मेरे सेल्स में कितने लोग आने वाले हैं, कितने लोगों से बातचीत चल रही है, कितना टीम ने काम किया है, कितने लोगों ने प्लानिंग की हुई है नेक्स्ट वीक के लिए, कौन कौन से क्लाइंट्स को टारगेट करना है, तो ये सारी चीजें भी बहुत इजीली एक बिजनेस पर्सन देख सकता है। और ये बहुत इजीली रिपोर्ट्स एंड डैशबोर्ड्स के थ्रू देखी जा सकती हैं। अब हम करते हैं एनहांस कस्टमर एक्सपीरियंस। तो कस्टमर के एक्सपीरियंस को भी एनहांस करते हैं, क्योंकि अगर आप अपने एक्सपीरियंसेस को याद करो तो आपके लिए सबसे बेस्ट वही वेबसाइट होती है, या वही बिजनेस होता है, या वही एक ब्रांड होता है जो कि आपको प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन इंस्टेंटली दे देता है और आपको इंस्टेंटली ही हर एक चीज को रिजॉल्व कर देता है। आपके लिए वही बेस्ट कस्टमर एक्सपीरियंस होता है और वही आपके लिए बेस्ट ब्रांड होता है। तो इसी तरीके से सेल्सफोर्स अगर इस तरीके की फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है तो वो भी जो भी इस प्रोडक्ट को यूज करते हैं वो और भी ज्यादा अच्छे ब्रांड्स में आ जाते हैं और कस्टमर सर्विसेज भी बहुत अच्छी हो जाती है। तो ये एक और बेनिफिट है इसका। अब हम डिस्कस करते हैं कि हमने आज जो भी पॉइंटर्स सीखे हैं कि सेल्सफोर्स क्या है, क्यों यूज करते हैं, कहाँ कहाँ यूज होता है, एंड मैं थोड़ा सा अपना बैकग्राउंड भी बताऊं तो मैं सेल्सफोर्स मैंने सेल्सफोर्स में ऑलमोस्ट 4 सालों से मैं काम कर रही हूँ। एंड मैंने ये देखा है कि यहाँ पे जब मैंने काम किया है तो मैंने बहुत सारे अलग अलग जगहों, मतलब अलग अलग एनवायरमेंट्स में काम किया है, जैसे कि सेल्स क्लाउड पे काम किया है, सर्विस क्लाउड पे काम किया है, फिर अभी इंडस्ट्री क्लाउड पे काम कर रही है। तो अलग अलग क्लाउड्स पे काम करने के बाद समझ में आता है कि बिजनेस को किस तरीके की क्लाउड्स की रिक्वायरमेंट होती है और अलग अलग बिजनेस पे कैसे अलग अलग काम होते हैं। उसके भी अलावा डेवलपमेंट की जब हम बात करते हैं, क्योंकि हम अभी एडमिन ट्रेनिंग कर रहे हैं, तो हम बेसिक्स सीख रहे हैं कि सेल्सफोर्स एक्चुअल में है क्या, कैसा प्लेटफॉर्म है, किस तरीके का प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहा है। उसके बाद हम समझते हैं कि सेल्सफोर्स जो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहा है उस प्लेटफॉर्म से हम क्या क्या बना सकते हैं, किस तरीके की डेवलपमेंट कर सकते हैं, किस तरीके की कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। तो जो ये एडमिन ट्रेनिंग है आपकी, ये प्रॉपर आपकी कॉन्फ़िगरेशंस में है, जिसके अंदर आप लॉजिक बिल्डिंग सीखेंगे। आप आगे आगे जाकर लॉजिक्स कैसे यूज होते हैं, फॉर्मूलाज कैसे यूज होते हैं, कोई भी अगर आपने गूगल फॉर्म देखा होगा या फिर और भी बेटर वेज में आपने फॉर्म देखे होंगे तो उसमें किस तरीके के ऑप्शंस आपने अवेलेबल देखे। तो इस तरीके की बहुत सारी चीजें हम सेल्सफोर्स के एडमिन ट्रेनिंग में सीखेंगे और कैसे कौन सी चीजों को इम्प्लीमेंट किया जाता है वो सब हम समझेंगे। वो समझने के बाद जब हम एडमिन ट्रेनिंग की हैंड्स ऑन करेंगे, हमारे पास असाइनमेंट्स भी रहेंगे हमेशा। तो हर हर रोज जब भी हम हैंड्स ऑन एक्टिविटीज करेंगे, जिसमें मैं प्रॉपर स्क्रीन शेयर करके आपको दिखाऊंगी कि कौन सा यूज केस किस तरीके से काम कर रहा है। उस यूज केस के काम करने के बाद आपको मैं असाइनमेंट दूंगी। उस असाइनमेंट को नेक्स्ट डे आपको पूरा करके आप आपके साथ ईमेल शेयर कर दी जाएगी, उस ईमेल पे आप फॉरवर्ड करोगे। उससे आपका बेनिफिट ये होगा कि आप अपने असाइनमेंट शेयर कर रहे हो, आप अपने असाइनमेंट्स टाइमली कर पा रहे हो। उसके भी अलावा आप कमेंट कर सकते हो कि अगर आपको कोई क्वेश्चंस है, कोई क्वेरी है, आपको असाइनमेंट में कोई प्रॉब्लम हो रही है तो प्रॉपरली वो हम आपके रिजॉल्व कर सकते हैं कमेंट्स में ही नेक्स्ट सेशन से पहले। जब आप मेरे साथ में ही अपने एक्टिविटीज को कंप्लीट कर लोगे, अपने असेसमेंट्स को कंप्लीट कर लोगे, तो वो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा आगे चलना, क्योंकि आप जो भी अभी कर रहे हो वो आपने प्रॉपरली रेगुलरली कर रहे हो, कंसिस्टेंट है वो आप चीजों को लेके, तो आपको समझ में आएगा। जहां पे भी आपको चीजें नहीं समझ में आएंगी आप डायरेक्टली कंसर्न रेज कर सकते हो और आपको तब समझ में आ जाएंगी। तो इस तरीके से ये चीजें चलेंगी और एडमिन ट्रेनिंग में कम्प्लीटली एडमिन ट्रेनिंग होगी एंड प्रॉपरली हिंदी में कॉन्सेप्ट हम सीखेंगे। एंड
उसके भी अलावा अगर कोई और कंसर्न आता है या कोई टॉपिक आता है माइंड में तो आप शेयर कर सकते हैं, तो वो भी हम ट्राई करेंगे कि वो भी इंक्लूड कर पाए। अगर वो एडमिन ट्रेनिंग का पार्ट है तो वो एडमिन में इंक्लूड कर लेंगे, नहीं तो सेपरेटली उसके लिए हम कुछ कर पाएंगे। तो ये सारी चीजें हम करेंगे। एंड उसके अलावा कल 8 बजे फिर से हम एक सेशन करने वाले हैं, जो कि हमारा ऐसे ही 8 o'clock एग्जैक्टली स्टार्ट हो जाएगा एंड 9 o'clock तक रहेगा। एंड उसके साथ में धीरे धीरे जब हम आगे बढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि किस तरीके से हम हैंड्स ऑन करेंगे। तो जब हम हैंड्स ऑन करेंगे तो और भी इंटरेस्ट आने लगेगा चीजों में, और भी चीजें समझ में आने लगेगी। सो एनीथिंग इफ यू गाइस हैव यू कैन आस्क मी, अदरवाइज वी कैन wrap it up. ओके देन, थैंक यू सो मच गाइस आपके टाइम के लिए एंड एसएफडीसी मधुकर को वॉच करने के लिए। एंड कोई भी क्वेश्चंस क्वेरीज हो यू कैन ऑलवेज पिंग मी अप एंड आई विल सी यू टुमारो लाइव। कल हम मिलते हैं 8 बजे। थैंक यू सो मच।